आप सुन रहे हैं कुलदीप राघव की लिखी कहानी कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां, मोहित सिन्हा और निष्का रहेजा की आवाज में। साक्षी रोज रोज की चिक-चिक से तंग आ गई थी। थक हार कर उसने पापा की पसंद के 2 लड़कों से मिलने के बाद दूसरे वाले के लिए हां कर दी थी। उसने कहा चाहा था कि एक अनजान शख्स उसका हमसफर बने। वो तो उसके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी जो उसे बेतहाशा प्यार करे। लेकिन अक्सर ऐसा कहां हो पाता है कि इंसान जो ख्वाहिश करे वो पूरी हो जाए। साक्षी आज देर से घर लौटी। वो ऋषिकेश के HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। घर पहुंची तो पाया पापा मम्मी डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। उसे देखते ही मम्मी बोली, आ गई साक्षी, चल जल्दी से फ्रेश हो जा। आज तेरी पसंद का शाही पनीर बनाया है और हलवा भी बनाया है। साक्षी ने फ्रेश होकर थोड़ा सा कुछ खाया, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रोज की तरह वो कॉलेज के दिनों की एल्बम लेकर बालकनी में जा बैठी। इस एल्बम की हर तस्वीर में देव उसके साथ था। अतीत के पन्नों को पलटते हुए वो खुद से उसी सवाल का जवाब पूछने लगी जो रोज पूछा करती थी। क्यों मैंने देव के प्यार को ठुकराया? अगर देव के प्रपोजल को ना ठुकराती तो ये बिना जान पहचान वाली शादी की नौबत ही ना आती। कॉलेज के वो दिन कितने खूबसूरत थे जब देव उसके सबसे करीब था। तभी फोन की घंटी बजी तो साक्षी यादों के झरोखे से बाहर आई। उसकी सबसे प्यारी फ्रेंड राधिका का फोन था। हाय राधिका। हे साक्षी, तुम्हारी हो ना अगले फ्राइडे को रियूनियन में? ऋषिकेश से बाहर से भी बैचमेट आ रहे हैं। राधिका यार, ऑफिस। साक्षी, रियूनियन शाम को है और सुन, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं। पूरे 8 साल बाद रियूनियन हो रहा है, तुम्हें चलना है बस। शादी वाले ड्रामे की वजह से साक्षी अपना मन बना चुकी थी कि वो रियूनियन में नहीं जाएगी। लेकिन राधिका के फोन के बाद पुराने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। अगले फ्राइडे शाम के 7 बजे साक्षी अपनी बेस्ट फ्रेंड राधिका के साथ होटल क्लार्क पहुंची। उसने आज वैसी ही नीले रंग की साड़ी पहनी थी जैसी कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में पहनी थी। खुले बाल, कानों में अफगानी ईयररिंग्स, गले में पतला सा नेकलेस और रेड वाइन कलर के लिपस्टिक लगाए साक्षी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पार्टी हॉल में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी 8 साल पीछे आ गई हो। सुनीता, राजीव, दिव्या, अरमान सब थे। कोई गले मिल रहा था तो कोई टांग खींच रहा था, कोई ठहाके लगा रहा था तो किसी की आंखें नम थी। साक्षी दोस्तों के बीच पहुंची तो दिव्या ने वही सवाल पूछ लिया जिससे वो बचना चाह रही थी। शादी की साक्षी मैडम? तय हो गई है, जल्द ही तुम्हें इनवाइट करूंगी, जरूर आना। हाँ। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मुबारक हो। साक्षी ने मुड़कर देखा तो आंखों को यकीन ही नहीं हुआ, देव था। उसे देखकर एक पल में जैसे पुराना वक्त आंखों के सामने आ गया। कैसे वो पूरा दिन देव के साथ ही घूमा करती थी, कैसे वो जिद करके राफ्टिंग और बंजी जंपिंग करने जाती और डर लगने पर देव को कसकर पकड़ लेती, कैसे दोनों घर से छुपकर देर रात तक गंगा घाट पर बैठे रहते और बातें करते, कैसे दोनों कॉलेज बंक कर त्रिवेणी घाट की चाय और मॉल रोड का समोसा खाने जाते। कहाँ खो गई साक्षी? मैं देव, पहचाना नहीं? हाय देव, कैसे हो तुम? अच्छा हूं, और अच्छा लगा ये जानकर कि तुम शादी कर रही हो। फाइनली मिल गया तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार। साक्षी को देव की ये बात ताने की तरह लगी। फेयरवेल पार्टी के दिन जब फूलों का गुलदस्ता लेकर घुटनों पर बैठकर उसने प्रपोज किया था तो साक्षी ने यही कहकर तो इनकार कर दिया था। देव, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, उससे ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं है। तुम मेरे सपनों के राजकुमार नहीं हो। अब थैंक्स। अच्छा
तुम बताओ, तुमने की शादी? इंतजार कर रहा हूं। अभी तक? साक्षी की इस बात पर दोनों जोर से हंसे। ये एक खूबसूरत शाम थी। देव ने गाना गाया, साक्षी ने राधिका के साथ जमकर डांस किया। रात के 11 बज चुके थे। सभी पार्टी से जाने लगे थे। साक्षी और राधिका भी सबको बाय कहकर निकल रहे थे। तभी देव ने उसे आवाज दी, सुनो साक्षी। साक्षी के कदम ठहर गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देव बोला, साक्षी, क्या हम कल का दिन वैसे ही साथ बिता सकते हैं जैसे कॉलेज का वीकेंड बिताते थे? साथ में चाय, समोसा, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग। क्या तुम मुझे कल का दिन दे सकती हो? मुझे कल शाम वापस दिल्ली जाना है। देखो प्लीज प्लीज मना मत करना। साक्षी चाहकर भी मना नहीं कर पाई और उसने सिर हिलाकर हां कर दी। सुबह के 7 बजे त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की तैयारी चल रही थी। पुरोहित तैयार थे। पिरामिड वाले दीपक रोशन हो गए थे। हाथ में फूल और दीपक लिए भक्तों की कतार थी तो घंटों की आवाज घाट पर गूंजने लगी थी। हर हर गंगे के जयकारे एक स्वर में गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे भक्त जयकारों के साथ ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। देव ने भी चश्मा उतारकर डेनिम शर्ट की पॉकेट में रखा और आंख बंद कर ईश्वर से साक्षी के लिए दुनिया भर की खुशियां मांग ली। देव पूरे 8 साल बाद यहां आया था। जब कॉलेज में था तो हर संडे साक्षी और वो यहां आया करते और घंटों गंगा में पांव डाले घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहते। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और उसके हल्के भीगे बाल माथे पर आ गए थे। साक्षी ने आते ही कहा, तुम्हारा हेयर स्टाइल 8 साल बाद भी नहीं बदला ना? इन 8 सालों में बहुत कुछ है जो नहीं बदला और तुम भी नहीं बदली। वो आंखों में गहरा काजल, वैसे ही खुले बाल और साइड से दुपट्टा डालने का वैसा ही तरीका। हमेशा की तरह आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। देव ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो साक्षी के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुनो, चाय पियोगे ना? ऐसा कभी हुआ है कि हम त्रिवेणी घाट आए और बाबा की चाय ना पिए? ये कहकर वो चाय का ऑर्डर देने लगा। बाबा, 2 चाय कुल्हड़ वाली और एक में शक्कर 2 चम्मच, साथ में एक बन मक्खन। देव, तुम्हें आज भी याद है कि मैं 1 चम्मच एक्स्ट्रा शक्कर लेती हूँ और बन मक्खन भी? आई कांट बिलीव दिस। मैंने कहा था ना, इन 8 सालों में कोई भी याद धुंधली नहीं पड़ी। देव अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया था। वैसे बढ़ी तो साक्षी भी नहीं थी, लेकिन शादी के लिए हां कर चुकी थी। चाय के बाद दोनों ने ऋषिकेश की सड़कों पर घूमकर पुरानी यादें ताजा की। यादव के छोले भटूरे खाए, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग भी की। लेकिन आज डर लगने के बावजूद साक्षी ने देव का हाथ नहीं पकड़ा। पूरे शहर का चक्कर लगाकर दोनों वापस त्रिवेणी घाट पर ही आ गए थे। साक्षी अजीब कश्मकश में थी। अतीत वर्तमान बनकर आया था, लेकिन उसने भविष्य की दूसरी राह चुन ली थी। साथ घूमते फिरते शाम के 5 बज गए थे। दिल्ली के लिए देव की बस 2 घंटे बाद थी। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच पसरी थी। साक्षी ने चुप्पी तोड़ी। देव, फिर कब आओगे? तुम्हारी शादी में, अगर बुलाओगी तो। शादी में हम ऐसे वक्त नहीं बिता पाएंगे ना? तो तुम ऐसे कुछ वक्त और बिताना चाहती हो? देव, मेरे जाने से क्या होगा? जिंदगी में वैसा कहाँ होता है जैसा हम चाहते हैं। खैर, ये सब बातें तो हम फोन पर भी कर सकते हैं। फिलहाल चलना चाहिए, वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। मुझे बस तुम्हें शुक्रिया कहना है। तुम्हारी वजह से आज का दिन इतना खास रहा। पुराने दोस्त के साथ पुराने वक्त को जीकर बहुत मजा आया। ये कहकर घाट की सीढ़ियों पर बैठी साक्षी उठी तो देव ने उसका हाथ थाम लिया। साक्षी, सुनो, क्या तुम 15 मिनट और दे सकती हो?
एक जगह और चलना है। देव, अब कहाँ चलना है? तुम्हारी बस का टाइम हो रहा है। अगली बार आओगे तब चले जाना। साक्षी प्लीज, बस एक जगह और। देव की जिद के आगे साक्षी हर बार की तरह आज भी हार गई। ठीक है, फटाफट चलो जहां चलना है। और ये लो चाबी, स्कूटी तुम चलाओ। कुछ देर में देव और साक्षी पहाड़ी पर बने सनसेट कैफे पहुंच गए, जहां नीचे बहती हुई गंगा और आसमान में डूबते हुए सूरज का नजारा एक साथ देखा जा सकता है। देव, तुम्हें यहाँ आना था? तुम अगली बार भी तो आ सकते थे ना। साक्षी, ऋषिकेश आना इस जगह के बिना अधूरा सा लग रहा था। ऐसा क्या खास है इस जगह में? अगर यहाँ आने के चक्कर में तुम्हारी बस निकल गई तो? तुम्हें इस जगह को देखकर कुछ याद नहीं आया? देव। हाँ साक्षी, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? अच्छा, इधर आओ। देव साक्षी को कैफे के बैक साइड ले गया, जहां से शाम का बेहद खूबसूरत नजारा दिख रहा था। ओह देव, ये वही जगह है ना जहां हमारे कॉलेज का फेयरवेल हुआ था और जहां हम आखिरी बार मिले थे। कितना मजा किया था ना हम सबने। वो शालिनी का बरसोरे मेघा वाला डांस, तुम्हारी सिंगिंग परफॉर्मेंस, कितना शानदार था ना सब। साक्षी बहुत खुश थी। वो एक एक बात याद कर रही थी। बस एक ही बात थी जो उसकी जुबान पर नहीं आई थी। इसी जगह देव ने उसे प्रपोज किया था। देव ने खिलखिला रही साक्षी का हाथ थामा तो वो शांत हो गई। साक्षी, ये वही जगह है जहां मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं जानता हूं कि यह शादी तुम्हारी पसंद वाली शादी नहीं है। अगर होती तो सुबह से ना जाने कितनी बातें तुम उसके बारे में कर चुकी होती। साक्षी, जिंदगी काटने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है। मैं तुम्हारा सपनों वाला राजकुमार नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के तरीके जानता हूं। मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हर पसंद जानता हूं। साक्षी, आज हम उसी जगह एक बार फिर से खड़े हैं। प्लीज प्लीज आज मना मत करना। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, पर शायद आज हमें दे रही है। देव बोलता जा रहा था और साक्षी चुपचाप सुन रही थी। वो सोच रही थी कि देव सच ही तो कह रहा है। जिसे वो जानती नहीं, समझती नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे जिएगी? उसने आसमान की तरफ देखकर अपने दिल की बात कहने के लिए भगवान से हिम्मत मांगी, लेकिन पापा की इज्जत का ख्याल आते ही ठहर गई। देव जवाब मांग रहा था। फेयरवेल के दिन तो साक्षी ने एक झटके में उसका लव प्रपोजल ठुकरा दिया था, लेकिन आज कोई जवाब नहीं मिला। साक्षी को भी इस बात की हैरानी थी कि आज वो इनकार क्यों नहीं कर पा रही है। क्या वो इस प्रस्ताव का इंतजार कर रही थी? उसने अपनी हथेलियां कसी तो ठंडी महसूस हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। 4 बार पूछने पर जब साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया तो देव ने कहा, अगर अभी जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। चलो मुझे ड्रॉप कर दो, मेरी बस का टाइम हो गया है। साक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन घबराहट में जैसे ही वो मुड़ी तो उसका पैर अचानक फिसल गया। उसकी चीख निकली। वो गिरती उससे पहले ही देव ने साक्षी को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। साक्षी ने भी देव को ऐसे कसकर पकड़ा जैसे वो 8 साल पहले पकड़ लिया करती थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि तेज हो चुकी सांसों को आराम से महसूस किया जा सकता था। देव, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक वैसे जैसे आज का दिन जिया है। मैं पापा को किसी भी तरह मना लूंगी। आई कांट लिव विदाउट यू। देव की आंखों में चमक आ गई। दोनों संभले, एक पल रुके और फिर एक दूसरे की बाहों में ऐसे समा गए जैसे बरसों के बेगाने, उल्फत के दीवाने, अनजाने ऐसे मिले जैसे मनचाही दुआ बरसों आजमा के मिले।
अभी आपने सुनी कुलदीप राघव की लिखी कहानी कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां, मोहित सिन्हा और निष्का रहेजा की आवाज में। ये स्टोरी टेल की 2021 की प्रस्तुति है।